हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज कुलदीप कुशवाहा। तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो पूरी तरह से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो हमने बात कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने एक दो न्यूमेरिकल भी देखे थे। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, जो एक इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके डेफिनेशन भी लिखने के आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या ओम्स लॉ? ओम्स लॉ तो जनरली ओम्स लॉ बहुत बच्चे ऐसे रट लेते हैं बुक से। ठीक है ना, एक चीज वो गलती कर दिए जाते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है। ठीक है, कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कौन सी गलती करते हैं अभी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ओम्स ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच, ठीक है ना, एक अच्छा खासा उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया था। उसी कंक्लूजन क्या बोला जाता? ओम्स लॉ। तो जो ओम्स ने स्टडी किया था वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, तो उसकी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए उन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होने का मतलब ये कि कंडक्टर के हम लोग ना लेंथ एक बार ले लिया तो लेंथ नहीं चेंज करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेंगे, मटेरियल नहीं चेंज करेंगे और टेम्परेचर नहीं वैरी करना चाहिए। तो जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यही है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो बाकी चीजें नहीं चेंज होंगी। तो ओम्स लॉ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओम्स का जो लॉ है ये होल्ड करता है जब कंडक्टर की, है ना, फिजिकल कंडीशन लाइक एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड टेम्परेचर सब कांस्टेंट रहे। ठीक है ना। तो आपको ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है ओम्स लॉ को डिफाइन करने के साथ साथ कि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके चलना, तो ये मस्ट हो जाता है। अगर आप ये नहीं लिखते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर डेफिनेशन आपकी सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है, इन्होंने ये डिफाइन किया क्या है, एट टी इक्वल टू कांस्टेंट। टी यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इन्होंने बताया कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एकदम आसान है तो कभी भूलना नहीं है। मान लेते कंडक्टर, एग्जाम में भूल जाते हो या तो यार अपने एक पेन उठा लेना, ये देखो हमारे कंडक्टर है ना। अब इस कंडक्टर में क्या कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लो बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, वी वोल्ट हमने क्या लगा दिया, बैटरी। तो ओम्स ने नहीं बताया ये भाई आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगी, ये करंट, अब ये करंट ऐसे जाएगी, है ना, ये करंट आई फ्लो कर रही है और ऐसे आकर के ये फ्लो करती रहेगी। तो जो ओम्स ने स्टडी किया कि अगर ये हमारी कंडीशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस ए और बी मान लेते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ना। तो इन दोनों कंडक्टर्स के लगाए अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इसमें फ्लो करने वाली करंट के। और इसी को हम लिख देते हैं V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो R I लिख देंगे और V अपॉन I इक्वल टू इसको लिखते हैं क्या, R, और R एक प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा ये। और R क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा ओम्स लॉ। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप भाई इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बेहद ही आसान है। ठीक है ना, आसान कैसे लिख सकते हो क्या, या मैं डेफिनेशन भी लिख सकते हो क्या, इफ t इक्वल्स टू कांस्टेंट देन, ठीक है ना, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of a conductor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, करंट थ्रू इट, किससे, इसी कंडक्टर से, थ्रू इट। फिर दैट इज के बाद आप ये लाइन लिख सकते हो, है ना, दैट इज के बाद ये मैथमेटिकल करके आपको बता देना है। तो ये ऐसे आप ओम्स लॉ को डिफाइन करोगे बढ़िया प्रॉपर वे में, ठीक है ना। अगर आपने बता दिया कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब ये सब लिख रहे हो, तब आपका पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने टी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया, है ना, कि कोई भी फिजिकल कंडीशन आपने नहीं लिखा, उसकी फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखने के बाद ही काम करते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर 3 नंबर क्वेश्चन तो मे भी 1 नंबर मिल जाए बड़ी मुश्किल से, अदरवाइज नहीं। तो आपको ये चीज नहीं भूलना है, ओम्स लॉ जब भी आप डिफाइन करोगे तो आप बात करोगे उसकी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए, सब ये वाली कंडीशन लगती है, ठीक है ना। ये आप बताओगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये तब डिफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसे लिख लिया, अब इससे रिलेटेड ग्राफ आता है। अब ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो जो इसके इंपॉर्टेंस है, अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे गड़बड़ होते हैं, तो आइए देखते हैं। ओम्स लॉ ग्राफ देखेंगे, है ना, ग्राफ या इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ। अभी हम लेके चलना है क्या, वी आई ग्राफ, मतलब ओम्स लॉ का ग्राफ हम देखेंगे, ठीक है ना। ग्राफ इसका देखेंगे, ग्राफ ऑफ फॉर ओम्स लॉ, वी आई ग्राफ ही लिख देते हैं। हमने कहां पे लिया है, एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्या, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने करंट लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है, ठीक है। तो ओम्स लॉ ने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये देखो टी इक्वल टू कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट के अकॉर्डिंग कौन बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, आप वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा तो गलती आपसे बिल्कुल नहीं होगी। तो अब ये देखो, मान लेते क्या है, I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये V1 है, ये V2 है, और ये क्या है, V3 है। मान लेते हैं I के करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 है, I2 के करस्पॉन्डिंग कितना है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस है ना। मींस जब करंट I3 हो जाती है तो पोटेंशियल भी चेंज होकर के V3 हो जाती है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा क्या, स्लोप मतलब झुकाव, है ना, कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल बना रही है। अगर हम बात करें कि वी आई ग्राफ को स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे O है, हम यहाँ पे एक बड़े ले लेती है। आपको पता है कि V और ओम्स लॉ क्या, V और I का रेशो कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि I1 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या V1 है, तो क्या मतलब V1 अपॉन I1 इक्वल टू, क्योंकि आपने बताया कि ओम्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V बाई I इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि I1 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V1 है तो V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 इक्वल्स टू V3 अपॉन I3 इक्वल टू, सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R बोलते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई ये V अपॉन I क्या बताएगा। अगर आप इस ध्यान से छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये एंगल मान लो एंगल थीटा बन रहा है, तो आप चाहे ये वाला ट्रायंगल लो, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल लो, या फिर आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, देख रहे हो एंगल तो उतना ही रहने वाला है। तो फिर यहां से अगर हम tan थीटा निकालना चाहें, tan थीटा, तो tan थीटा अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल मान लेते हैं, इसमें चलते हो ना, ये इस वाले में चलते हो, ठीक है ना, इसको नाम क्या दे दें हम, छोटे वाले में ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, नाम दे दो इसको P, और इसका नाम है Q, इसका पॉइंट R, इसका नाम है S, इसका नाम है M, इसका नाम है N। तो
अगर हम इन ट्रायंगल, ध्यान से बहुत समझिएगा, इन ट्रायंगल OPQ में चलोगे तो देख लो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू लिखोगे क्या, PQ अपॉन क्या लिखोगे, OQ, और PQ आपका क्या है V1 और OQ कितना है I1, है ना। और tan थीटा क्या होता है, यही आपका स्लोप होता है, पढ़ लिए होगे, है ना, मैथ से पढ़ लिए होगे, m बराबर क्या tan थीटा, पढ़ा है ना स्लोप, कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्स के साथ जितना एंगल बना रही है अगर उसको हम tan ले लेते हैं तो हमारा देता है क्या, स्लोप देता है ना। तो tan थीटा, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में जाओगे तो क्या लिखोगे, V2/I2 जो बता दिए, इस वाले में जाओगे तो V3/I3 लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप। चलो इसको मैं रब कर दिया, अब इसकी जगह मैं बड़े वाले लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा थोड़ा दिख रहा है क्लियरली। इन ट्रायंगल सिमिलरली, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल किसमें चले, OMN में चल रहे हैं, OMN ये बड़े वाले में चल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे tan थीटा, क्योंकि जैसे आप बढ़ते जाओगे तो एंगल तो कांस्टेंट है चाहे जिस ट्रायंगल को, तो tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, MN अपॉन, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, MN अपॉन MN ON, तो tan थीटा इक्वल्स टू MN आपका कितना है, वह V3 है ना, अपॉन क्या है I3, ठीक है, V3 अपॉन I3, इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं ये पूरा यहाँ से, और V3 अपॉन I3 क्या, ये R। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा स्लोप है, तो जो VI ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, V अगर आपको y एक्सिस के लाओगे, V y एक्सिस के लाओगे और करंट आपकी x एक्सिस के लाओगे, तो उस केस में जो स्लोप होगा VI ग्राफ का वो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देगा। दैट इज, यहां मैं डिब्बा बना के लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इक्वल्स टू R क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एग्जाम में, बुक में हर जगह दिया VI ग्राफ, एग्जाम में पूछेगा आपसे IV ग्राफ, मतलब करंट को यहाँ पे ले लेगा और V को यहाँ पे लेगा, और बच्चे उसी में यही वाला जाकर स्लोप निकाल देते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है, या तो अगर इसी ग्राफ पे क्वेश्चन पूछना रहेगा तो बहुत सिंपल, अगर पूछने का मन हो गया उसको तो पूछ लेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू इनकी दे देगा, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो बोलेगा 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितना वोल्ट है ना, या एक टेबल बना के दे देगा, तो आपसे बोलेगा इसका कि रेजिस्टेंस बताओ, है ना। जैसे क्वेश्चन इसको हम तरीके सिखाते जा रहा हूँ, ऐसे टेबल बना देगा, ऐसे टेबल बना के दे देगा, ठीक है ना, ये I है ये भी है, ठीक है ना, 3-4 वैल्यू दे देगा। 3 वैल्यू कैसे देगा, बोलेगा I जब 1 एम्पियर है तो V क्या है 2 वोल्ट है, I 2 एम्पियर है V कितना है 4 वोल्ट है, I 3 एम्पियर है तो V कितना है 6 वोल्ट, तो बोलेगा इसका ग्राफ खींचो VI ग्राफ और इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको पता है, देख रहे हो I के करस्पॉन्डिंग 2 4 3 6, V और I का रेशियो लोगे तो नो डाउट 2 ही आएगा। तो देख लो जब I 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है ना, करंट है एम्पियर में, ये सब क्या है एम्पियर में करंट है, और V क्या है वोल्ट में, तो 1 एम्पियर के करस्पॉन्ड कितना वोल्ट है 2 वोल्ट, जब करंट 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल कितना है 4, ठीक है ना, ये 4 और 6 किसके करस्पॉन्ड है 3 एम्पियर। तो देख लो T इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट दे देंगे, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। अब बोले ग्राफ बनाओ, तो क्या ही दिक्कत है इसमें, बनाओ तो कितना आएगा, R बराबर आपको पता है V अपॉन I होता है, तो चाहे जो वैल्यू ले लो, अगर 2 ले रहे हो तो 2 के करस्पॉन्ड करंट कितनी है 1, देखो वही आएगा। 4 वोल्ट का करस्पॉन्ड कितना है 2 एम्पीयर करंट है, 6 वोल्ट का करस्पॉन्ड कितना है 3, तो कितना आया 2 ही ओम, तो रेजिस्टेंस आया। ये तो हो गया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पूछेगा, थोड़ा सा और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो दूसरे तरीके से पूछेगा। कैसे पूछेगा आइए देखते हैं। एग्जाम में पूछेगा कैसे, ऐसे या एक ग्राफ बना देगा, ठीक, एक ग्राफ बना दिया, अब इसमें 2 लाइन दे देगा ऐसे, ठीक, ये V है और ये I है। एक कंडक्टर का ग्राफ क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे है, ये रहेगा T1 पे और ये है T2 पे। तो आपसे पूछेगा इसमें T1 और T2 में कौन बड़ा है, ये टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर,
अब आप सोच पड़ गए यार टेम्परेचर से क्या लेना देना, बड़ा सवाल। तो बेटा एक चीज याद रखना, आपको जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ा जाएगा, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस में फार्मूला है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। टी क्या है, ये टेम्परेचर है ना, टी टाइम पे टेम्परेचर को बताएगा, टेम्परेचर है, और ठीक है ना, टेम्परेचर सॉरी RT टेम्परेचर है, मतलब RT लिखोगे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। T टेम्परेचर पे क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और R0 क्या है, R0 यहाँ पे आपका ये केवल R0, मतलब ये R0 आपका जो है ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री केल्विन, रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन, ठीक है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, ठीक, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो ये तो रहा फार्मूला। अल्फा इसमें क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टर बोल सकते, ठीक है ना, अल्फा। और ये कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा ये होता है पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, जबकि नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, ये सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है बेटा। तो आप इस फार्मूले से देख पा रहे हो कि जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ ये ग्राफ था, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो स्लोप के। स्लोप का मतलब लाइन अपने एक्स एक्सिस से कितने ज्यादा झुकी हुई है। तो आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन में, ठीक है, मैं इस वाले को मान लेता हूं क्या, T1 वाले को θ1, और ये दूसरा वाला है θ2। तो आप देख रहे हो θ1 और θ2 कौन ज्यादा है, θ1 ज्यादा है θ2 से। इसका मतलब ये हो जाएगा tan θ1 ज्यादा होगा tan θ2 से, है ना, क्योंकि थीटा बढ़ने से tan θ वैल्यू बढ़ती है। अब बताओ tan θ जो रेजिस्टेंस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है tan θ के। तो अगर भाई tan θ1 ज्यादा है तो नो डाउट क्या ज्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2, है ना। R1 मतलब क्या हुआ, T1 टेम्परेचर पे, है ना, ये T1, और 2T मतलब RT2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप ज्यादा है। ये एक ही कंडक्टर के ग्राफ में बनाया है, एक कंडक्टर के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे दो ग्राफ बना देगा, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर के लिए दो डिफरेंट कंडक्टर। तो यहाँ पे एक कंडक्टर के लिए दो टेम्परेचर लिया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा क्या, T1 ग्रेटर देन T2, याद रखिएगा। अगर V y एक्सिस के लॉन्ग है, I आपकी x एक्सिस के लॉन्ग है, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर पूछे तो एक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर I यहाँ कर दिया, V को एक्सिस लॉन्ग ले लिया, तो जिसका स्लोप जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो उसका हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, नोट कर लो। अब हम दो डिफरेंट कंडक्टर ले ले रहे हैं, ठीक है ना, ये है T टेम्परेचर पे ये कंडक्टर 1 के लिए, और दूसरा ग्राफ हम बना दे रहे हैं, ये है कंडक्टर 2 के लिए, ये कंडक्टर 2 के लिए। ऐसे इधर आपका V है और इधर आपका क्या है, I है, इधर आपका I है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी मैं एक ही केस लेके चल रहे हैं, I। तो इधर देखो ये θ1 है, ये θ2 मान लेते हैं, और ये भी आपको देख के पता करना θ1 ग्रेटर देन θ2 और T इक्वल टू कांस्टेंट।
मतलब ये दो डिफरेंट कंडक्टर के लिए है, ये कंडक्टर 2। तो पूछे कि इसमें से किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो सिंपल से वही आपको देखना है। ये दो डिफरेंट कंडक्टर के लिए सेम टेम्परेचर बनाया अलग अलग ग्राफ, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन याद रखना जब भी वाई एक्सिस हो और एक्स एक्सिस क्या हो, करंट हो, मींस वी आई ग्राफ का, आई वी का नहीं। तो यहां पे हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस R1 है, कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा R1 ग्रेटर देन R2। देख रहे हो यहाँ पर T दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे दो डिफरेंट कंडक्टर हैं। इसके पहले वाले केस में एक ही कंडक्टर था लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है। तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड में भाई पूछ सकता है, बोर्ड में नहीं पूछ सकता तो एनटीएससी या ओलंपियाड ऐसे क्वेश्चन दोगे वहां जरूर पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या, आईवी ग्राफ। क्या बात करेंगे, आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ क्या हो जाए, यहां पे आई हो जाए, यहां पे आई हो जाए और इधर क्या आ जाए, बी हो जाए पोटेंशियल, तब क्या होगा। तो यहां पे हम जो हेडिंग डालेंगे आईवी ग्राफ। आईवी मतलब ये समझ लेना कि आई वाई एक्सिस पे है और वी एक्स एक्सिस पे है, तब यहां पे क्या होगा। तो देखो वैसे स्टडी करेंगे, यहां पे V1, इस पॉइंट पे मान लेते हैं V2, इस पॉइंट पे मान लेते हैं V3। जब पोटेंशियल V1 है तो करंट I1 है और ये क्या है I2 है और ये क्या है I3 है, ठीक है। अब ये एक ही स्ट्रेट लाइन है तो एंगल वो तो सेम ही है। तो अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे, है ना, किसी एक ग्राफ को निकालोगे, मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये O A और यहाँ पे B, सब के सेम रहेगा, चाहे आप इस वाले ट्रायंगल में चलो, इस छोटे वाले में, चाहे इस वाले में चलो, चाहे आप पूरे बड़का वाले में चलो, ठीक है ना, एंगल उतना ही आएगा क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब किस ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल हम ले रहे हैं क्या OAB, ट्रायंगल OAB है, तो tan थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB है, AB अपॉन क्या आ जाएगा OB। AB आप कितना है AB आपका क्या I2 है, क्या है I2 डिवाइड बाई ये कितना है OB कितना है V2 है भाई V2। तो देख रहे हो I2 अपॉन V2 आया, मतलब IV ग्राफ को जो स्लोप है वो क्या दे रहा है I2 अपॉन V2, या I1 अपॉन V1 या I3 अपॉन V3 ये आएगा। जनरली आप लिख सकते हो, जनरली इस केस में लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाई V, है ना, tan थीटा इक्वल टू I बाई V, मतलब I और V का कांस्टेंट रेशियो बना रहेगा, ठीक है। ये तो क्या I बाई V रेजिस्टेंस है क्या, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये कंडक्टेंस देगा, है ना। आपको याद होगा, नहीं याद हो तो बता दे रहे हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एक डेफिनेशन लिख लेने यहाँ पे CONDUCTANCE, कंडक्टेंस, इसको G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/R, क्या होता है 1/R, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जैसे R की यूनिट होती है SI यूनिट ओम होती है, तो वैसे G की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ G ओम इनवर्स हो जाएगी, यूनिट ऑफ G क्या हो जाएगा ओम इनवर्स लिखेंगे इसको, ठीक है ना, क्या लिखेंगे ओम इनवर्स। तो यहां पे देखो क्या है ये भाई, और R इक्वल टू आप लिखते हो क्या B अपॉन I, R I बाई B इक्वल टू क्या लिखोगे, I इधर आया R डिवाइड में आया, आप लिखोगे क्या I बाई B इक्वल टू 1/R। इसका मतलब ये I2 अपॉन V2 क्या है 1/R देगा। इसका मतलब ये हो गया कि IV ग्राफ को जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस नहीं देता है, वो कंडक्टेंस देता है, क्योंकि देखो G इक्वल टू क्या है 1/R है और R इक्वल टू होता है V/R, तो G इक्वल टू क्या लगा सकते हो, G इक्वल टू तो आपका यही आएगा ना I बाई B, है ना।
अगर नहीं समझना देख लो। G इक्वल टू 1/r की वैल्यू क्या रखोगे, V/I, ये हो जाएगा I/V। तो G बराबर क्या हुआ, I/V। ये तो कंडक्टेंस दे रहा है, इसका मतलब ये होगा स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। और जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, कंडक्टेंस उतना कम होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा IV ग्राफ का स्लोप होगा, इसका मतलब उसको कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होने मतलब रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लेना, दोनों पॉइंट्स को, ठीक है ना, पिछला केस और अगला केस। तो इसका मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो देख लो, G इक्वल टू 1/R या लिखे R इक्वल टू 1/G। तो इसको मैं रख कर दे रहा हूं, ये लिख सकते हो, या तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/G लिखो, और भाई 1/G किसके प्रोपोर्शनल है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। तो क्या लिखोगे, 1/स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ये R की वैल्यू है। जब किसी वाले पहले वाले केस में क्या था, हैशटैग बना दे रहे हैं, और R बराबर स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ध्यान से देना, यहां पे IV है, यहां पे VI है। तो V अगर Y एक्सिस के लंग V है और X एक्सिस के लंग I है, तो उसका स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसके बियॉन्ड उल्टा चले जाओ, IV ग्राफ स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एग्जांपल हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन ये, जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन दे दें, ठीक है ना, एक ही पहले एक सेम कंडक्टर के लिए, ये एक ही कंडक्टर के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, T1 है और ये T2 है, इधर लेकिन V नाम करके I है और इधर क्या V है। तो आप इसमें बताओ T1 और T2 किसका कौन ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये मत देखिएगा कि ये लाइन ऊपर है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, नहीं, ध्यान से देखना कि किसके बीच ग्राफ है। तो यहाँ पे IV के बीच ग्राफ है। तो देख लो R इक्वल टू 1/G मतलब 1 स्लोप ऑफ IV ग्राफ है ना। तो यहाँ पे IV ग्राफ है, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा R की वैल्यू उतनी कम होगी। R जितना कम होगा मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां देखो, ये मान लेते हैं क्या, θ2, और ये है आपका θ1 ग्रेटर देन θ2 IV ग्राफ में, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा R1 लेस देन R2। क्यों, ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है ना, स्लोप ऑफ IV ग्राफ। तो थीटा जितना ज्यादा होगा tan थीटा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रिवर्स चलता है, स्टेपिंग से लिख देते हैं कि θ1 ग्रेटर देन θ2, उसका मतलब ये हो गया tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। लेकिन आपको पता है भाई, ये कंडीशन याद रखोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 लेस देन R2 हो जाएगा, इसका मतलब T1 लेस देन T2। तो यहाँ पे ये T2 ज्यादा होगा, है ना, इस केस में T2 ग्रेटर देन T1। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, IV ग्राफ के भी I और V के बीच ग्राफ बना है, तो जिसका स्लोप जितना कम होगा वही टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस पे ज्यादा होगा। मतलब एट टेम्परेचर T2 पे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वहीं पे अगर मैं दूसरा केस ले लूं, ये तो सेम कंडक्टर के लिए था, केवल एक कंडक्टर के लिए था ना, फॉर सिंगल कंडक्टर एट दो डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर सिंगल कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब हम बात करें क्या, दो कंडक्टर ले लिए, एक ये है और एक ये है, ये θ1 है, ये θ2 है। लेकिन इस बार यहाँ पे x एक्सिस का लंब v है और y एक्सिस का लंब क्या I है, क्या है I है, इधर क्या v है। तो आप बता दो, ये सेम टेम्परेचर पे दोनों, ये T इक्वल टू कांस्टेंट है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन कंडक्टर 1 है। ये कंडक्टर आपका 1 है, कंडक्टर 1 है, और ये कंडक्टर 2 है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
तो पिछले क्वेश्चन में कंपेयर कर लेना, वहां पे v आई था, y एक्सिस में v था, y एक्सिस में v था, नीचे आई था एक्सिस लॉन्ग, तो जिसका स्लोप जो जितना ज्यादा स्लोप ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। लेकिन ये IV ग्राफ जिसका स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगा। इसका स्लोप ज्यादा यहाँ पे, इसका मतलब R1 कम होगा, R2 का स्लोप क्या है, कम है, तो ये है ना। क्यों आपको पता है, क्योंकि स्लोप ऑफ IV ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना, और फिर एक रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, मीन्स हम बात करेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।